गुड इवनिंग गाइस। आज हम 28 जून 2025 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और एडिटोरियल का एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, टाइम टू ब्रिज इनकम इनइक्वालिटी गैप। तो जैसे कि आप आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे, तो मैंने इस आर्टिकल को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया, तो हम वैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ की टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं इस आर्टिकल को समझने से पहले। की टर्म्स जैसे कि आप देख रहे हैं, इनकम इनइक्वालिटी। अब इनकम इनइक्वालिटी जैसे कि आप समझते होंगे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जब हम इनकम की अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम, अमंग इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स इन एन इकोनॉमी, मतलब हाउस होल्ड्स और इकोनॉमी के बीच, हाउस होल्ड्स और इंडिविजुअल्स जो भी इकोनॉमी में हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी में, उनके बीच इनकम के डिफरेंसेस को हम इनकम इनइक्वालिटी के रूप में जान सकते हैं। अब इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि द आर्टिकल एम्फसाइजेज दैट ऑल्दो पॉवर्टी हैज़ रिड्यूस्ड, इनकम इनइक्वालिटी हैज़ इंक्रीज्ड, मीनिंग अ फ्यू पीपल आर अर्निंग डिसप्रपोर्शनेटली हायर देन द रेस्ट। मतलब कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा इनकम है और कुछ लोगों के पास अपने बेसिक नीड्स फुलफ़िल करने के लिए भी रिसोर्सेज नहीं है। फिर आते हैं हम पॉवर्टी लाइन की तरफ। पॉवर्टी लाइन होता है अ थ्रेशहोल्ड इनकम लेवल बिलो विच अ पर्सन इज़ कंसीडर्ड टू बी लिविंग इन अ पॉवर्टी। पॉवर्टी लाइन एक बेसिकली हम एक लाइन मान सकते हैं, जैसे एक इनकम की लाइन है जिसके नीचे जो भी पर्सन रह रहा है उसको हम गरीबी रेखा से नीचे बोल सकते हैं। इन इंडिया डिफरेंट कमिटीज़ लाइक तेंदुलकर कमेटी, रंगाराजन कमेटी डिफाइन पॉवर्टी बेस्ड ऑन मिनिमम कंजम्पशन नीड्स। अब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा तेंदुलकर कमेटी के बारे में, रंगाराजन कमेटी के, जिन्होंने इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स थे, जो नॉन इनकम फैक्टर्स थे, जो एक अच्छी ह्यूमन बीइंग के लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ें कैसे ज़रूरी होती है, वो चीज़ों को भी पॉवर्टी लाइन के अंदर उन्होंने कैसे इंक्लूड किया। द आर्टिकल नोट्स दैट 171 मिलियन इंडियंस हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी बट इनइक्वालिटी परसिस्ट्स। फिर हम गिनी कोफिशिएंट की बात करें तो ये एक मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी है जो कि 0 से 1 के बीच में है। 0 का मतलब परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी प्रिवेल कर रही है, समानता है, और 1 का मतलब मैक्सिमम इनइक्वालिटी, मतलब अधिकतम इनइक्वालिटी है, मतलब कि असमानता सोसाइटी में। India's Gini coefficient has stagnated at 0.42 which indicates persistent inequality, मतलब हमारी इनइक्वालिटी लगभग बनी हुई है बहुत टाइम से। फिर थियल इंडेक्स की बात करें हम तो ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बताता है डिफरेंट सेगमेंट्स के बीच। अब डिफरेंट सेगमेंट्स हम स्टेट्स ग्रुप्स को मान सकते हैं। अब हायर वैल्यू मीन्स हायर इनइक्वालिटी, मतलब थियल इंडेक्स की वैल्यू अगर हायर होगी तो हायर इनइक्वालिटी को बताएगा वो। अब इंडियाज़ थियल इंडेक्स इंक्रीज फ्रॉम 0.33 टू 0.481, जिसका मतलब है कि मतलब जो इनकम है वो जो टॉप अर्नर्स हैं उनके पास कंसंट्रेटेड है, मतलब उनके पास तक ही सीमित है। नीचे के लेवल, बॉटम लेवल, मीडियम लेवल के लोगों तक वो पहुंच नहीं पा रहा है जैसे कि पहुंचना चाहिए। तो हम फिर पीएलएफएस की बात करते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। जैसे कि आप जानते होंगे ये गवर्नमेंट सर्वे है जो एनएसओ के द्वारा किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो डेटा कलेक्ट करता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर और इनकम के ऊपर। इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो 2017-18 से लेकर 2023-24 का जो पीएलएफएस का डेटा है वो शो करता है हाउ मीडियम एंड टॉप बॉटम इनकम्स चेंज्ड ओवर टाइम। जो मीडियम और टॉप और बॉटम लेवल पे जो लोग हैं उनकी इनकम्स कैसे चेंज हुई है टाइम के साथ, तो वो चीज़ें बताता है। मीडियन इनकम की बात करें हम तो द इनकम लेवल एट विच हाफ द पॉपुलेशन अर्न्स मोर एंड हाफ अर्न्स लेस। मीडियन इनकम रोज फ्रॉम 10,200 टू 14,000 ड्यूरिंग 2017 टू 2023, रिफ्लेक्टिंग मॉडेस्ट इम्प्रूवमेंट बट मच स्लोअर देन टॉप 10% इनकम ग्रोथ। ये बताता है कि जो मीडियम लेवल पे जो लोग हैं, मतलब कि जो बीच में पॉपुलेशन है हमारी, उनकी इनकम कैसे ग्रो कर रही है एज़ कम्पेयर टू दोज हु आर एट द टॉप 10%।
तो यहाँ भी इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। और फिर हम CAGR की बात करें, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो ये भी आपने सुना होगा, द रेट एट विच समथिंग इनकम इन्वेस्टमेंट ग्रोज एनुअली ओवर अ पीरियड। बॉटम 10%, बॉटम 50%, टॉप 10% एंड टॉप 1%। ये स्पेसिफिक इनकम ग्रुप्स को बताता है जो हमारे पॉपुलेशन में प्रिवेल करते हैं। तो बॉटम 10% मतलब कि जो इनकम के रूप से सबसे नीचे हैं, पुअरेस्ट 10% बाय इनकम। बॉटम 50% मीन्स बॉटम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। टॉप 10% मीन्स richest 10%. We often see that कि people say that top 1 to 10% of the population of our country control the entire country. हम कहते हैं कि टॉप 1 to 10% लोग जो हमारी कंट्री में वो पूरे कंट्री को कंट्रोल करते हैं मॉनेटरीली, इकोनॉमिकली। तो ये सारी चीज़ें, ये डेटा हमारे प्रूफ करती हैं। फिर टॉप 1% हम देखें तो सुपर रिच जो हाईएस्ट अर्नर्स हैं, जैसे कि हम मुकेश अंबानी जी का बात करें, गौतम अडानी ग्रुप, और भी बहुत सारे जो हमारे देश में लोग हैं जो टॉप 1% में आते हैं, उनकी बात हम यहाँ पे कर सकते हैं। टॉप 1% इनकम रोज 6.25 टाइम्स मोर देन बॉटम 50% ओवर 7 ईयर्स। तो ये भी इनइक्वालिटी को शो करता है। अब हम अगर बात करें आगे, हॉलोइंग आउट ऑफ द इकोनॉमिक सेंटर, अब इसका मतलब क्या है? श्रिंकिंग ऑफ द मिडिल इनकम ग्रुप लीडिंग टू अ 2-tier सोसाइटी ऑफ रिच एंड पुअर। अब हॉलोइंग आउट ऑफ द इकोनॉमिक सेंटर बेसिकली बताता है कि कैसे मिडिल इनकम ग्रुप को हम अलग फेंक देते हैं, जिससे कि हमारे सोसाइटी में 2 लेवल पे लोग डिवाइड हो जाते हैं, एक रिच और एक पुअर में। 2-tier सोसाइटी में डिवाइड हो जाते हैं वो। ये जो आर्टिकल है हमारा, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, वो वार्न करता है इंडियाज़ मिडिल इनकम क्लास इज श्रिंकिंग। इंडिया की मिडिल इनकम क्लास श्रिंक हो रही है, उनकी कंजम्पशन वीक हो रही है, सोशली वो मोबाइल नहीं हो पा रहे हैं, मतलब लोगों में आना जाना, मतलब सोशली उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का इशू है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। इन टर्म्स को डिस्कस करने के बाद, रूरल अर्बन डाइवर्जेंस, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बट बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। अर्बन टॉप 10% इनकम इज ट्वाइस द रूरल एवरेज। कैसे अर्बन टॉप 10% की इनकम डबल है रूरल एवरेज के, रूरल एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं उनके एवरेज इनकम के बराबर। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फेयर नॉट नेसेसरली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि सोसाइटी में सबके पास समान अधिकार हो, सबके पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ हो, मतलब रिसोर्सेज जो भी हों, चाहे वो इनकम हो, वो अपॉर्चुनिटीज़ हो, वो सारी इक्वल नहीं तो कम से कम फेयर डिस्ट्रीब्यूशन तो होना चाहिए। मतलब हम कहें तो एक जायज़ अधिकार सबको मिलना चाहिए। अब ये आर्टिकल इक्विटेबल नॉट जस्ट इक्वल पॉलिसीज़ टू इंश्योर इंक्लूजन और ग्रोथ की बात करता है। सोशल एंड पॉलिटिकल कोहेजन, द एबिलिटी ऑफ अ सोसाइटी टू फंक्शन टुगेदर पीसफुली एंड प्रोडक्टिवली। कैसे एक सोसाइटी पीसफुली और प्रोडक्टिवली फंक्शन करती है आपस में। राइजिंग इनइक्वालिटी कैन इरोड ट्रस्ट, फ्यूल डिसकंटेंट एंड थ्रेटन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। बढ़ती हुई इनइक्वालिटी लोगों के बीच में जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, जो लोगों के बीच में सामंजस्य है, उन चीज़ों को बिगाड़ सकती है, लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है और गवर्नेंस के लिए भी एक ख़तरा है, जो कि गवर्नमेंट को भी टाइम टू टाइम बहुत सारे राइट्स और बहुत सारे डिफरेंसेस का सामना करना पड़ता है थॉट्स के बीच में लोगों का। तो उन सारी चीज़ों से सोसाइटी में दिक्कतें पैदा होती रहती हैं। इनफॉर्मल सेक्टर, जैसे कि आप जानते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नॉट रेगुलेटेड और प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं प्रोटेक्ट और रेगुलेट की जाती हैं, जिसमें कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होता है, कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। मैनी पुअर स्टेट्स हैव हाई इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू लो एंड स्टैगनेंट इनकम्स। Self-employed workers, people who run their own businesses or work independently, not salaried. In states like Himachal Pradesh or Chhattisgarh, majority are self-employed, which may lead to inconsistent incomes and higher inequality. अब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें तो हमने ये टर्म बहुत बार सुना होगा न्यूज़पेपर में, अपने आसपास लोगों के मुंह से, और जो
इकोनॉमिक ग्रोथ है जो ब्रॉड बेस्ड हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। तो ये सारी हम सारे सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि सोसाइटी में हर एक सेक्शन जो जाके या तो वो पुअर सेक्शन से बिलोंग कर रहा हो या रिच सेक्शन से बिलोंग कर रहा हो, सबके पास एक समान अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, रिसोर्सेज होनी चाहिए अपनी ग्रोथ को देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर आती है। फिर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वर्क फोर्स, स्किल्स, नॉलेज एंड हेल्थ। कैसे ह्यूमन कैपिटल मतलब जो सोसाइटी में हमारे ह्यूमन हैं, जो हमारे लोग हैं, वो कैसे कैपिटल का फॉर्म लेंगे, क्योंकि जब वो हेल्दी होंगे, जब वो उनके पास स्किल्स होंगी, राइट स्किल होंगी राइट जॉब के लिए, जब उनके पास नॉलेज होगा किसी काम को करने के लिए, जब वो अप टू डेट होंगे किसी काम को अपने आसपास जो काम हो रहा है, जब उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो जब उनका एक माइंड हेल्दी होगा, इन सारी चीज़ों से फ्री होगा, मतलब डिस्ट्रैक्शन से दूर होगा, तो वो हमारे लिए कैपिटल का काम करेंगे। तो अब ये आर्टिकल मांग करता है इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में, स्किलिंग में, हेल्थ केयर में, ताकि हम बढ़ते लेवल के इनइक्वालिटी को घटा पाएँ और लेबर मार्केट में हमारे आउटकम्स अच्छे हों, इम्प्रूव हों। अब हम कंजम्पशन लेड ग्रोथ की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल ड्रिवन बाय कंज्यूमर स्पेंडिंग, द श्रिंकिंग मिडिल क्लास थ्रेटन्स दिस मॉडल एज इट रिड्यूसेस एग्रीगेट कंजम्पशन डिमांड। अब कंजम्पशन लेड ग्रोथ, जैसे कि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल जो है हमारा, वो कंज्यूमर के खर्चों से हम निकालते हैं। जैसे कंज्यूमर अपने डेली नीड्स के लिए, अपने बेसिक नीड्स के लिए कैसे एक्सपेंसेस खर्च कर रहे हैं, कैसे एक्सपेंसेस एलोकेट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मिडिल इनकम के पास रिसोर्सेज कम होंगे, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, उनके पास अपनी बेसिक नीड्स और बढ़ते हुए इनइक्वालिटी को कम करने के अगर साधन नहीं होंगे, तो ये जो एग्रीगेट कंजम्पशन डिमांड है हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्री में, वो गिरती जाएगी और एडिक्वेट डिमांड नहीं होने की वजह से हमारे जीडीपी पे प्रभाव पड़ेगा। और हम तो ये सारी चीज़ें एक ग्रोथ में हमारे हर्डल का काम कर सकती है, तो इन सब चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। अब हम आर्टिकल की तरफ आते हैं। अब आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट, जो इस आर्टिकल में पूछा गया। जैसे एवरी फेज ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ कम्स विद अ की क्वेश्चन, हु ट्रूली बेनिफिट्स, हु इज़ लेफ्ट बिहाइंड। मतलब किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है इकोनॉमिक ग्रोथ से और कौन सबसे पीछे रह जाता है। इवन दो पॉवर्टी लेवल्स आर फॉलिंग, जैसे कि हम जानते हैं पॉवर्टी, गरीबी कम हो रही है। 171 बिलियन पीपल लिफ्टेड आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया, वर्ल्ड बैंक के कहने की वजह 2025 के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। अगर हम पॉवर्टी लेवल्स की बात करें तो अगर वो कम हो भी रहे हैं, तब भी हमारी एक्सट्रीम पॉवर्टी में से अगर हमने लोगों को निकाल लिया है, इतने सारे लोगों को, फिर भी इनइक्वालिटी क्यों बढ़ रही है। तो फोकस हमने सिर्फ पॉवर्टी रिडक्शन पे नहीं, बल्कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के ऊपर भी करना चाहिए, जिससे कि लोगों के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हों, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ हों उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, ताकि वो अपने ग्रोथ के लिए काम कर सकें, ताकि सोसाइटी एक इंडिविजुअल लेवल पे आगे बढ़े, हर इंडिविजुअल को लेकर आगे बढ़े। Inequality is not just a statistic. Income inequality is not a side effect. It is a core structural problem. We know that income inequality is a very big issue and is a core structural problem, जिससे कि हमारे सोशल कोहेजन, जो हमारे सोसाइटी में भाईचारा है, जो हमारे सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर है, उसको ख़राब करता है, लोगों के बीच मन मुटाव पैदा करता है, लोगों के अंदर वायलेंस की भावना भी आ सकती है, राइट्स हमें देखने को मिलते हैं एज अ रिजल्ट। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट करती है इनकम इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट करती है, हमारे डेवलपमेंट, जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट करती है। फिर हम लेबर मार्केट डेटा की बात करें तो ये इस गैप को एक्सपोज करता है। जैसे कि हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डेटा की बात करें, जो पीएलएफएस का डेटा है 2017-18 से 2023-24 का, तो वो बढ़ती हुई इनइक्वालिटी को बताता है। जैसे कि मीडियम इनकम जो हमारी है वो कैसे 10,200 से 14,000 के बीच में है, जो कि
CAGR 5.2% पे है, बट द टॉप 10%, जो कि टॉप 10% लोग हैं, उनकी इनकम इससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। वैसे ही बॉटम 50% की जो इनकम है वो बहुत ही कम है, उनको कम गेंस मिल रहे हैं, उनको कम लाभ मिल रहा है। बढ़ती हुई इकोनॉमिक ग्रोथ का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लाभ उनको कम मिल रहा है। तो ये इनकम इनइक्वालिटी को बताता है, और जो सोसाइटी में अलग अलग लेवल पे अलग अलग इशू को अराइज करता है। अब इनकम ऑफ टॉप 10% ग्रू फ्रॉम 50,000 to 75,000 फॉर एग्जांपल, bottom 10% only 3,000 to 3,900. So this shows a widening income distribution and a growing rich poor divide. तो यही गरीब और अमीर के बीच के फ़र्क को दिखा रहा है, इस डेटा के माध्यम से इस आर्टिकल में हम देख सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जैसे हमने पहले भी देखा कि गैप जो टॉप 1% और बॉटम 50% के बीच में है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ता जा रहा है। मतलब वो गैप बढ़ता ही जा रहा है सिग्निफिकेंटली, मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। टॉप 1% के पास शेयर जो है वो 2.5 टाइम्स बढ़ चुका है पिछले 7 सालों में, 7 सालों के अंदर। बॉटम 50% के शेयर फेल कर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, शोइंग ए स्ट्रॉन्ग अपवर्ड शिफ्ट ऑफ वेल्थ। मतलब कि जो वेल्थ है लोगों की, जो टॉप 1% 10% लोग हैं, उनकी वेल्थ ऊपर बढ़ती जा रही है, और नीचे लोगों की जो शेयर्स है, जो लोगों की इनकम के गैप है वो बढ़ते जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू रिच पीपल। गिनी कोएफिशिएंट की हमने बात करी, हमने थियल इंडेक्स की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कैसे इनके बीच में डिफरेंस है जो इनकम इनइक्वालिटी को बताता है, इनइक्वालिटी एज अ होल इन द सोसाइटी को बताता है। राइज इन इनकम, हाई इनकम शेयर, द टॉप 10% नाउ कमांड अ मच ग्रेटर शेयर ऑफ नेशनल इनकम। जैसे कि आपको पता होगा 10%, जैसे हमने ऊपर भी कितनी बार डिस्कस किया है अभी, कि 10% के पास सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन है नेशनल इनकम की। जैसे अंबानी, अडानी और भी जो अमीर लोग हैं इंडिया में, वो सारे लोग जो 10% लोग में आते हैं, उनके पास जो नेशनल इनकम है, हमारा जो जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं, उसका ग्रेटर प्रपोर्शन है उनके पास। ग्रोथ इन देयर इनकम आउटपेसेस दैट ऑफ 50%। उनकी इनकम को ग्रोथ जो है वो नीचे बॉटम 50% के जो हैं उनको बिल्कुल पीछे छोड़ देता है। उनको मिडिल क्लास, अब आप मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में गिने, मिडिल इनकम ग्रुप्स जो कि श्रिंक करते जा रहे हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं, जिनके पास जिनके ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है इन्फ्लेशन के बढ़ने से, चाहे वो इनकम इनइक्वालिटी के इश्यूज़ की वजह से। रीजनल डिस्पैरिटीज़ इन इनकम इनइक्वालिटी हम देखें तो जो हमारे इंडियन स्टेट्स हैं उनमें इनइक्वालिटी, हाई इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मेघालय हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा, झारखंड, इन दीज स्टेट्स इनकम इनइक्वालिटी इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली। अब ये थियल और इंडाइसेस और गिनी कोएफिशिएंट दोनों के माध्यम से इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की गई है कि इनकम इनइक्वालिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इन स्टेट्स में। टॉप 1% वर्सेस टॉप 50%, बॉटम 50%, टॉप 1% वर्सेस बॉटम 50% का गैप बढ़ता जा रहा है इन स्टेट्स में नेशनल एवरेज के मुकाबले। मतलब नेशनल लेवल पे जो गैप है टॉप 1% और बॉटम 50% में, उनके मुकाबले जो स्टेट लेवल पे गैप है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। स्टेट लेवल के गैप्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नेशनल एवरेजेस। अब इनकम शेयर की अगर हम बात करें, टॉप हैज़ इंक्रीज्ड मोर रैपिडली इन दीज स्टेट्स। अब जैसे कि इन स्टेट्स में भी आप देख सकते हैं इनकम शेयर टॉप के लोगों का सबसे ज़्यादा बढ़ा है। रूरल अर्बन डाइवर्जेंस की बात हमने करी, स्टेट्स लाइक बिहार, हिमाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय सो लार्जेस्ट रूरल अर्बन इनकम गैप्स। दिस मीन्स द इकोनॉमिक डिवाइड इज़ नॉट ओनली क्लास बेस्ड बट ऑल्सो जोग्राफिकली इंटेंसिफाइड। ये बताता है कि इकोनॉमिक डिवाइड बस रिच और पुअर के बीच में नहीं है, बल्कि स्टेट्स के बीच में भी है। किसी स्टेट्स में इनकम इनइक्वालिटी ज़्यादा है, किसी स्टेट्स में कम है। तो रूरल, ये बहुत सारे लेवल पे हमें इनइक्वालिटीज़ देखने को मिल रही है। इनइक्वालिटी इन लेस डेवलप्ड स्टेट्स लाइक मिज़ोरम, बिहार, मणिपुर, गोवा शो ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ इनकम अमंग टॉप अर्नर्स। जहाँ पे लोग कम एजुकेटेड हैं वहाँ पे अमीर लोगों के पास सबसे ज़्यादा इनकम है स्टेट्स की, जैसे हमने बात करी इन स्टेट्स की।
ये स्टेट्स के में फॉरेन एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, हायर एजुकेशन की दिक्कत है, हेल्थ केयर की दिक्कत है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिक्कत है, और ये इनइक्वालिटी को बढ़ाता है, स्पेशली ट्राइबल और रूरल पॉपुलेशन के बीच। इम्पैक्ट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। अब ये इनकम इनइक्वालिटी मिडिल इनकम ग्रुप को पूरी तरह से कमज़ोर करती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली हॉलोइंग आउट होता है। मतलब इकोनॉमिकली ये लोग एक अलग सेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं, अलग बर्डन इनके ऊपर आ जाता है, इनके बहुत सारे थ्रेट्स अराइज हो जाते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक कंजम्पशन, इनके डोमेस्टिक कंजम्पशन की फुलफिल नहीं हो पाती है, इकोनॉमिक रेजिलियंस एक हो जाता है, सोशल मोबिलिटी को थ्रेट होता है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं ये लोग। नोबेल लॉरियट जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ noted that rising inequality leads to political instability, growth discoloration, social unrest, call to action। जैसे कि हमारा देश एक ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, मतलब बहुत तेज़ी से हम थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी बनने जा रहे हैं बहुत कुछ ही दिनों में। वी मस्ट इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज़। हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा। अगर हम एक लॉन्ग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ देखें, सिर्फ जीडीपी नंबर्स इंक्रीज़ करने से नहीं होगा। अगर आप सोसाइटी में एक लेवल पे इनकम एक लेवल के लोगों की इनकम बढ़ा रहे हैं और दूसरे लेवल की इनकम अगर आपको कम है, अगर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हम नहीं बोल सकते हैं। फोकस ऑन बिल्डिंग अ रेजिलिएंट एंड प्रोडक्टिव मिडिल क्लास। इंडिया में मिडिल क्लास की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो उनके प्रोडक्टिविटी पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। उन्हें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना होगा, उनको रिसोर्सेज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी होगी। क्रिएट पॉलिसीज़ दैट ड्राइव इंक्लूसिव एंड रीजनली बैलेंस्ड ग्रोथ। द गोल इज़ नॉट जस्ट टू रिड्यूस पॉवर्टी बट टू ऑल्सो टू बिल्ड फेयरनेस, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अब कुछ ये आप जो डेटा जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस आर्टिकल के, जैसे कि आप देख सकते हैं जीएस पेपर 2 में भी आप आर्टिकल को इससे लिंक कर सकते हैं। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं पॉलिटी के, उससे लिंक कर सकते हैं। जैसे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये हाँ होता है, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो और जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी में आपका ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप सोसाइटी से भी इसे लिंक कर सकते हैं। बहुत सारी सोसाइटी में इश्यूज़ क्रिएट होते हैं जब इनइक्वालिटी होती है इनकम के बीच में, बहुत सारे लेवल पे डिफरेंसेस होते हैं लोगों में, तो ये सारी चीज़ें। और दोस्तों हम अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। 5 वेज टू वेस्ट एशियन मेल्टडाउन। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है। इसमें ये आउटलाइन करता है हाउ एस्केलेटिंग टेंशंस बिटवीन ईरान एंड इजराइल कुड स्पायरल इनटू अ रीजनल वॉर विद ग्लोबल implications। द ऑथर सीरियन कॉलमनिस्ट स्टीवन सावहीनी presents 5 potential flashpoints for escalation and analyzes the strategic, military and economic stakes involved। अब हम इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम कुछ की टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हमने पिछले आर्टिकल्स में डिस्कस किए। की टर्म्स जैसे कि वेस्ट एशिया, आपको पता ही होगा, जियोपॉलिटिकल टर्म हमने दिया हुआ है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जहाँ पे ईरान, इजराइल, इराक, सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज़ हैं। प्रॉक्सी वॉर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछले सेशन में, कॉन्फ्लिक्ट वेयर मेजर पावर सपोर्ट अदर कंट्रीज़ ग्रुप्स इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली फाइटिंग। जैसे कि ईरान सपोर्ट करता है हिजबुल्ला ग्रुप को, येमेन ग्रुप को, जो कि इज़राइल के एंटी इज़राइल ग्रुप्स हैं। अब यूएस ईरान में, अब सीरिया, येमेन जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया भी हुआ है। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील है, नाउ डिफंक्ट आफ्टर यूएस विड्रॉल इन 2018। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अ नैरो वाटरवे बिटवीन ईरान एंड यूएई, 30% ऑफ वर्ल्ड ऑयल पासिस थ्रू इट, अ क्रिटिकल चोक पॉइंट, जिसको अभी ईरानियन लीडर्स ने ब्लॉक करने की धमकी भी दी थी अपने, ये हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया था, जो हमने कल डिस्कस किया था। रेड सी शिपिंग आपने सुना होगा कि ग्लोबल ट्रेड रूट है। हाउती मिलिटेंट्स ऑफन डिसरप्ट शिप्स हियर अफेक्टिंग ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड पे फ़र्क पड़ता है जब यहाँ पे हाउती मिलिटेंट्स या फिर और भी कोई ग्रुप यहाँ पे शिप्स को रोकते हैं। तो गल्फ स्टेट्स के बारे में आपने सुना होगा, कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, की ऑयल प्रोड्यूसर्स एलिड विद द यूएस। तो गल्फ स्टेट जहाँ पे की ऑयल प्रोड्यूसर्स कंट्रीज़ हैं,
रिजीम चेंज एक टर्म है, यूज़ करते हैं हम, द ओवरथ्रो और कोलैप्स ऑफ अ नेशनल गवर्नमेंट लाइक इराक इन 2003, Libya 2011 often leads to instability. Fordo, a highly fortified underground Iranian nuclear site, making strikes very difficult. G7 group of 7 rich democracies. In the article it's mentioned that Europe has lost influence in the Iran crisis. Bunker busting bombs, special bombs designed to penetrate underground bunkers. The US has them, Israel does not. अब ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक की बात करें तो सडन डिसरप्शन इन ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी डेट कॉजेज इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट ड्रॉप्स, अनएम्प्लॉयमेंट. ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक जैसे कि आपको पता है, जैसे अभी ईरान और इसराइल की वजह से क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं, जो ब्रेंट ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं, तो जिसकी वजह से एक ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक हुआ है, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करने की बात करी जाती है. और जो ये सारी चीज़ें इंडिया जैसी कंट्री के लिए और ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो ऑयल के लिए इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट है. तो अगर इनके बीच में कोई भी राइट होगा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे देखने को मिल सकता है. तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक को क्रिएट करता है. आयतुल्ला खामेनी के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, ईरान के सुप्रीम लीडर जो अल्टीमेट पावर होल्ड करते थे मिलिट्री और न्यूक्लियर डिसीजंस के ऊपर. IRGC की बात करें तो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, अ पावरफुल इरानियन मिलिट्री फोर्स, की प्लेयर इन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स. तो गाइस अब हम अपने आर्टिकल पे आते हैं. हमने जैसे कि टर्म्स डिस्कस कर लिए हैं, अब हम डिस्कस करते हैं यूएस की क्या इन्वॉल्वमेंट है एंड रीजनल एस्केलेशन क्या है. तो द यूएस इज़ अ लॉन्ग टाइम एलाई ऑफ इसराइल. तो यूएस एक बहुत पुराना एलाई है इसराइल का. और इफ़ ईरान रिटेलिएट्स बाय टारगेटिंग यूएस फोर्सेस इन इराक. अब अगर इराक में जो यूएस फोर्सेस हैं उन पे अगर ईरान रिटेलिएट करता है, सीरिया में जो यूएस के फोर्सेस हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में जैसे अमेरिका, तो अमेरिका भी इस वॉर में ड्रैग हो जाएगा. अब ईरान कुड लॉन्च अटैक्स ऑन यूएस बेसिस इन रिटेलिएशन फॉर इजरायली स्ट्राइक्स. अब ईरान जो कि बौखलाया हुआ है इसराइल के स्ट्राइक से, जो उनके न्यूक्लियर एरियाज़ पे जहाँ पे उन्होंने न्यूक्लियर अपने प्लान कर रखे थे, न्यूक्लियर रिसोर्सेज और जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उनकी, उस पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया है. तो उसके रिटेलिएशन में ईरान लॉन्च कर सकता है यूएस के बेसिस पे अटैक्स. अब यूएस माइट इंटरप्रेट दिस एज एन अटैक ऑन इटसेल्फ. अब यूएस को लग सकता है कि ईरान ने मेरे ऊपर अटैक किया है, तो वो भी मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करेगा. प्रीवियस सिमिलर सिचुएशंस हैव लेड टू प्रॉक्सी वॉरफेयर. अब ये सिचुएशंस पहले भी प्रॉक्सी वॉरफेयर के रूप में हो चुकी हैं. देयर इज़ फियर ऑफ इट एस्केलेटिंग टू डायरेक्ट. अब ये सारी चीज़ें डायरेक्टली यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट को अराइज कर सकती है. अब फेलियर टू न्यूट्रलाइज ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम. इसराइल एंड द वेस्ट फियर दैट ईरान इज़ क्लोज टू बिल्डिंग अ न्यूक्लियर वेपन. इसराइल जिसको ख़तरा है और जो वेस्ट है जिसको भी ख़तरा है कि ईरान अब बहुत ही नज़दीक है न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने से. तो नेतन्याहू ने पहले ही वार्न किया था कि ईरान इज़ जस्ट 2 weeks अवे फ्रॉम अ न्यूक्लियर बॉम्ब. हाउएवर ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ आर डीप अंडरग्राउंड एट फोर्डो एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड विदाउट यूएस हेल्प. ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो हमने की टर्म्स में भी डिस्कस किया था फोर्डो के बारे में, जो कि अंडरग्राउंड लेवल पे हैं, डीप अंडरग्राउंड सिचुएटेड है. और वो विदाउट यूएस, बिना यूएस के हेल्प के डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ईजी नहीं है या नामुमकिन समझ लीजिए. इफ़ इसराइल फेल्स टू स्टॉप ईरान्स प्रोग्राम. अगर इसराइल फेल हो जाता है ईरान के प्रोग्राम को स्टॉप करने से, तो ईरान में रिटेन और रिज्यूम न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट एज डेटरेंस. Gulf states escalate the situation context. If Israel attacks Iran and the damage is not significant, Gulf states like Saudi Arabia और UAE may step in. अब Gulf states भी इस सिचुएशन को आगे बढ़ा सकती हैं. और डिटेल्स ये हैं कि दे माइट सपोर्ट मोर एग्रेसिव मिलिट्री एक्शंस. अब ये स्टेट्स जैसे सऊदी अरेबिया, UAE और एग्रेसिव मिलिट्री एक्शंस ले सकते हैं, जिससे कि और ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और जिससे और ज़्यादा नुकसान होने का और ज़्यादा क्राइसिस होने की हम बात कर सकते हैं, और ज़्यादा क्राइसिस हो सकता है इसकी वजह से. गल्फ कंट्रीज़ को डिमांड यूएस मिलिट्री इंटरवेंशन विच इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ वॉर स्प्रेडिंग. अब गल्फ कंट्रीज़ डिमांड कर रही है यूएस के मिलिट्री की इंटरवेंशन की, which increases the risk of war spreading. Tensions in the Strait of Hormuz, critical oil shipping route could spike global oil prices. अब हम बात करते हैं
ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, जैसे कि आप जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के टेंशंस जो वहाँ पे क्रिएट हुई हैं ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, वो एक ग्लोबल ऑयल क्राइसिस को ऑलरेडी स्पाइक कर चुका है और भी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे ग्लोबल ऑयल क्राइसिस भी हो रहा है ऑलरेडी, और भी अलग लेवल पे ये हो सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक की हमने बात करी तो द मिडिल ईस्ट इज़ अ वाइटल एनर्जी हब। मिडिल ईस्ट, जैसे कि हम सब जानते हैं, वर्ल्ड की एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉर हियर वुड डिस्टर्ब ऑयल फ्लोज एंड ट्रेड रूट्स। डिसरप्शन इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और रेड सी could create a global energy crisis. Oil prices would surge, inflation would rise, economies, especially importers like India, would suffer. India will definitely suffer at a huge level. It may benefit Russia by increasing global oil prices during its war in Ukraine. ये चीज़ रशिया को बेनिफिट कर सकती है, जो अगर जैसे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से जो यूक्रेन के वॉर के साथ भी देखा गया था। Collapse of the Iranian government, if war pressures Tehran too much, Iran's regime could fall. अगर अब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा tehran पे, तो ईरान की जो प्रेजेंट रिजीम है वो फॉल कर सकती है, वो गिर सकती है। देयर आर इंटरनल डिविजन्स जो ईरान में हो सकते हैं। A prolonged war could destabilize the government. If the regime falls, Iran could fragment like Libya or Iraq. ईरान का भी वही हाल होगा जो लिबिया और इराक का हुआ। द रीजन वुड बिकम इवन मोर अनस्टेबल, पॉसिबली लीडिंग टू सिविल वॉर और मोर टेररिस्ट एक्टिविटी। अब हम क्या इंसाइट हमें इससे देखने को मिलती है, क्या कंक्लूजन हम बना सकते हैं। देयर इज़ नो थर्ड पार्टी यूरोप, अनलाइक इन पास्ट नेगोशिएशंस, एग्जांपल GCPOA इज़ नाउ लार्जली साइडलाइन। जैसे कि यूरोप पहले नेगोशिएशंस में थी, अब कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे नहीं है, तो अब 3 मेजर एक्टर्स हैं जो कि प्ले में हैं, ईरान, इसराइल और यूएस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कैसे वो हैंडल करता है, कैसे वो दोनों कंट्रीज़ के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में या इसको एस्केलेट करने में कैसे इन्वॉल्व होता है, ये हमें देखना होगा आने वाले कुछ दिनों में। पीस डिप्लोमेसी इज़ वीकेंड एंड मिलिट्री ऑप्शंस डोमिनेट द करेंट थिंकिंग। पीस डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल ही काम में नहीं आ रही है अभी कहीं भी देखी जाए तो। हर कोई रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो ईरान हो या इज़राइल हो या यूएस हो, जो कि जिसके जो फोर्सेस हैं वो अलग अलग गल्फ़ कंट्रीज़ में भी हैं। तो अगर हम जो कि ये उसके फोर्सेस जो इराक, सीरिया और गल्फ़ जहाँ पे हैं, तो अगर हम बात करें यूपीएससी के लिए कैसे रेलेवेंट है, तो इंडिया के रिलेशन जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आपको समझना होगा, UN, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो G7 ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज़म्स, एनर्जी GS पेपर 3 में एनर्जी सिक्योरिटी, ऑयल प्राइसेस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, इन सब की स्टेट ऑफ हॉर्मोज की मैपिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है 2026 के प्रीलिम्स के लिए। जियोपॉलिटिकल रिस्क टू ट्रेड, इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन, ऐसे का टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस हम अपने थर्ड आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अब थर्ड आर्टिकल जिसमें हम बात करेंगे कूलिंग, नेसेसिटी एंड इमरजेंसी, द कैप इज़ अ क्विक फिक्स। ये द हिंदू का आर्टिकल है जिसमें हम प्रेजेंट करेंगे डिबेट, जो एक डिबेट को प्रेजेंट करता है ऑन इंडियाज़ मूव टू कैप एयर कंडीशनर टेम्परेचर्स बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू एंड 28 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिस्कशन हम 2 एक्सपर्ट के पर्सपेक्टिव से करते हैं। तो इससे पहले हम कुछ की टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि हमें आर्टिकल समझने में आसानी होगी। पहले की टर्म की अगर हम डिस्कस करें तो AC टेम्परेचर कैप पॉलिसी क्या है, टू लिमिट द मिनिमम कूलिंग टेम्परेचर इन ACs नॉट बिलो 24 डिग्री सेल्सियस टू सेव एनर्जी। अर्बन हीट आइलैंड, अर्बन एरियाज बिकम हॉटर देन रूरल सराउंडिंग्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, कॉन्क्रीट, लैक ऑफ ग्रीनरी। जैसे कि हम देखने को मिल रहा है अर्बन एरियाज़ में हम ट्री का डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी हाउसिंग की डिमांड्स बढ़ रही है, जगह जगह प्लॉट्स बन रहे हैं, जगह जगह प्लॉट बन रहे हैं, लैंड की डिमांड बढ़ रही है लोगों की पॉपुलेशन के साथ।
तो इससे क्या हो रहा है, ग्रीनरी ख़त्म हो रही है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे जैसे अर्बन एरियाज़ में बढ़ रहे हैं, जहाँ पे कम थी ह्यूमन एक्टिविटी अर्बन एरियाज़ में वहाँ भी बढ़ रही है। तो एक कंजेशन की वजह से अर्बन एरियाज़ में ये यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जो कि अर्बन हीट आइलैंड की तरह एक टर्म जिससे बन के उभर के आया है वहाँ। वेपर कंप्रेशन टेक्नोलॉजी, अ रेफ्रिजरेशन मेथड यूज्ड इन मोस्ट एसीज दैट कंज्यूम्स हाई इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजेस इन्वायरमेंटली हार्मफुल गैसेस। तो ये एक टेक्नोलॉजी है वेपर कंप्रेशन टेक्नोलॉजी, जो कि एक इन्वायरमेंटल के लिए हार्मफुल गैसेस को एमिट करता है और हायर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, जिससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आपने सुना होगा, ग्रीन हाउस गैसेज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशंस, जो रेफ्रिजरेटर्स और एसीज विथ हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। Global warming potential, a measure of how much heat a greenhouse gas traps compared to CO2। अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हमें एक टर्म है जो बताता है कि अ मेजर, जिससे हम मेजर करते हैं हाउ मच हीट, कितनी गर्मी अ ग्रीन हाउस गैस ट्रैप्स, कितनी गर्मी ये ग्रीन हाउस गैस ट्रैप करती है एज़ कम्पेयर टू CO2। पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की अगर हम बात करें, द हाइएस्ट एनर्जी यूजेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, ऑफन इन समर्स ड्यू टू AC राइज। Passive cooling, designing buildings to stay cool naturally using ventilation, shading and other materials without active AC. Cooling poverty, the inability of people to afford or access cooling leading to health and productive issues in heat। अभी एक बहुत अच्छा टर्म है कूलिंग पॉवर्टी, द इनएबिलिटी ऑफ पीपल टू अफोर्ड और एसेस कूलिंग लीडिंग टू हेल्थ एंड प्रोडक्टिव इश्यूज़ इन हिट। जिन लोगों अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनके पास एबिलिटी नहीं है कूलिंग को, मतलब ये इक्विपमेंट्स को करने की, उनके लिए हेल्थ और प्रोडक्टिविटी इश्यूज़ अराइज होंगे गर्मी की वजह से। क्लाइमेट जस्टिस एक बहुत ही अच्छा टर्म है जो आप रिमेंबर कर सकते हैं अपने अपकमिंग मेंस के लिए, और ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसिपल दैट द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट वल्नरेबल शुड नॉट बियर द बर्डन ऑफ क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशंस। इसका ये मतलब है कि जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो इन्वायरमेंट में हार्मफुल गैसेस एमिट नहीं कर रहे हैं इन सारे इक्विपमेंट्स को यूज़ करने, एसीज यूज़ नहीं कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनको हार्मफुल गैसेस की वजह से जो इन्वायरमेंट में जा रही हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक जस्टिस नहीं है, तो ये क्लाइमेट जस्टिस नहीं है। तो यही टर्म बताता है कि जो पुअरेस्ट हैं, जो सबसे ज़्यादा पीड़ित सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उनको ये बर्डन क्लाइमेट चेंज का बियर नहीं करना उनको बियर नहीं करना चाहिए। एनर्जी एफिशिएंसी स्टार रेटिंग ए सिस्टम दैट शोज़ हाउ एफिशिएंटली अप्लायंसेज यूज़ एनर्जी 1 स्टार। आपने देखा होगा अपने घर में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और एसीज़ में जो 5 स्टार 3 स्टार ये वाले होते हैं जो एनर्जी एफिशिएंसी को बताते हैं। अब हम आर्टिकल की तरफ डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। आर्टिकल में जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, हम इसमें डिस्कस करेंगे कूलिंग नेसेसिटी एंड इमरजेंसी। तो ये बाय चंद्रभूषण, CEO इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी ने बोला है। की पॉइंट्स हैं, इंडिया प्लान्स टू कैप AC टेम्परेचर्स। इंडिया ने प्लान किया है AC टेम्परेचर को गवर्नमेंट प्रपोजेज लिमिटिंग एयर कंडीशनर सेटिंग्स बिटवीन 20 से 28 डिग्री के बीच में लिमिट करने की मांग करी है एसीज़ के टेम्परेचर को। इट इज़ अ सिम्बॉलिक बट सिग्निफिकेंट मूव टू रिड्यूस एनर्जी यूज़ एंड क्लाइमेट फुटप्रिंट। ये बहुत ही एक यूनिक स्टेप है इंडिया के जैसी कंट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये एनर्जी यूज़ को रिड्यूस करेगा और क्लाइमेट फुटप्रिंट को भी कंसिडर करेगा। नॉट अ गेम चेंजर बाय इटसेल्फ बट ओपन्स ब्रॉडर कन्वर्सेशंस ऑन कूलिंग, एनर्जी पॉलिसी एंड अर्बन डिज़ाइन। राइजिंग डिमांड फॉर कूलिंग इन इंडिया इज़ विटनेसिंग रैपिड अर्बनाइजेशन। हम देख रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे माइग्रेशन हो रही है पूरा रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में, तो रैपिड अर्बनाइजेशन देखने को मिल रही है। पॉपुलेशन जैसे जैसे इंडिया हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड में अभी, जिसकी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यंग एज पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है। तो अगर वो अर्न करेंगे तो उनकी अगर आजकल हमें देखने को मिल रहा है जैसे क्रेडिट कार्ड्स का ज़माना है, तो हम एसीज़ को EMIs पे ऑर्डर कर लेते हैं, जो मतलब ये सारी इक्विपमेंट्स है जिससे टेम्परेचर ग्लोबल राइज़ हो रहा है हमारी इन्वायरमेंट में। तो ये सारी चीज़ें
जिससे हीट राइज हो रही है, राइजिंग हीट का इशू सामने आ रहा है। डिमांड फॉर एसीज इज सर्जिंग, 15 मिलियन एसीज वर सोल्ड इन 2023 अप फ्रॉम 7.5 मिलियन इन 2022। अब ये डबल हो गया है एसी का डेटा बिल्कुल एक साल के अंदर अगर देखा जाए तो। ACs now account for 40% of peak electricity consumption in India. Environmental impacts of ACs. ACs use vapor compression technology that consumes large amount of energy. Common refrigerants like hydrofluorocarbons have high global warming potential. Running a single AC emits up to 2 tons of carbon dioxide annually. अब हम ये देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब हमने पहले की टर्म में जैसे डिस्कस किया है कि इससे हमारे कितने ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है आज के टाइम पे। एसीज़ के सिग्निफिकेंट यूज़ से, जो बहुत बढ़ते यूज़ से, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड अंडर प्रेशर, समर एसी यूजेस क्रिएट्स हाई इलेक्ट्रिसिटी लोड, इंक्रीजिंग ब्लैकआउट रिस्क, heavy reliance on coal-fired plants to meet this demand defeats climate goals। अब ये heavy reliance जो coal-fired plants पे अगर हम होंगे तो ये हमारा एक नॉन रिन्यू ऐसा हमें शो करेगा कि हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है ज़्यादा। और जैसे कि हम चाहते हैं कि हम अपने चीज़ों हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पर ज़्यादा डिमांड करें, रिन्यूएबल सोर्सेज, सोलर एनर्जी, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई करें आने वाले टाइम में, ताकि हम एक सस्टेनेबल कंट्री की ओर बढ़े, सस्टेनेबल जनरेशन बना पाएँ, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ पाएँ। Cooling is no longer a luxury, it is essential for health. Nowadays you can say it's a very beautiful point. अब कूलिंग एक लग्जरी नहीं है, अब घर घर में एसी है, सबके पास ये सुविधाएं हैं, लोग EMI पे कन्वर्ट करके एसी खरीद सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है पहले अमीर आदमी को बोल देते हैं वो एसी यूज़ करता है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। इट्स एसेंशियल फॉर हेल्थ, प्रोडक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। Poor and vulnerable people are most at risk during heat waves, making cooling an issue of climate justice। जैसे हमने बात करी अभी climate justice की थोड़ी देर पहले। Need for sustainable cooling, focus on energy efficient ACs, better building design, insulation layout, promote centralized cooling, passive cooling, green spaces, cross ventilation, public funding and regulation should support the sustainable cooling models। तो ये सारे कुछ स्टेप्स हैं जो सस्टेनेबल कूलिंग के लिए हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जो इस आर्टिकल में दिए हुए हैं। अब दूसरा आर्टिकल जो इसी से रिलेटेड है, द कैप इज़ अ क्विक फिक्स, कृष्णा सरकार, असिस्टेंट प्रोफेसर एनवायरमेंटल स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो की पॉइंट्स इन्होंने क्या दिए हैं? सिम्बॉलिक फिक्स, नॉट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। सेटिंग टेम्परेचर लिमिट्स ऑन एसीज इज़ अ बैंड-एड सॉल्यूशन, इट डजंट एड्रेस अंडरलाइंग इशूज़ लाइक अर्बन प्लानिंग, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोइंग हीट आइलैंड्स। तो ये सारी इनका कहना है कि ये अगर हम एसी के टेम्परेचर को 20 से 28 डिग्री के बीच में कर भी देंगे तो ये एक सॉल्यूशन नहीं है, फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है। ये जो मेन इश्यूज़ हैं, जो अर्बन प्लानिंग के इश्यूज़ हैं, जो माइग्रेटरी इश्यूज़ हैं, जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, इनको कैटर नहीं करता है। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो वो हमें उसके लिए अलग स्टेप्स लेने पड़ेंगे, अलग सस्टेनेबल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो उसको अलग अलग लेवल पे एग्जीक्यूट करना भी एक बहुत बड़ा काम है। तो अनइक्वल एक्सेस टू कूलिंग की अगर हम बात करें तो रिच पीपल विथ लार्ज होम्स कैन अफोर्ड एफिशिएंट कूलिंग, पुअर पीपल सफ़र। इम्पोजिंग वन साइज फिट्स ऑल एसी रेगुलेशंस एड्स बर्डन ऑन लो इनकम इन हाउसहोल्ड्स ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विथ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। Urban heat islands and planning failures. Cities are becoming urban heat islands, places where temperatures are higher due to lack of trees, ventilation, poor planning. Instead of temperature caps, the focus should be on more green cover, better public transport, fewer cars, heat resilient architecture. Instead of मतलब ये बोल रहे हैं कि फोकस हमारा होना चाहिए ग्रीन कवर बनाने, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगानी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए इस चीज़ के लिए। बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने चाहिए, लोगों को प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ करने से अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने के लिए अवेयर किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए, इसके लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएँ। फ्यूअर कार्स हो रोड पे, जिससे कि वेहिकुलर पॉल्यूशन कम हो हमारा। हीट रेजिलिएंट आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं, जिससे जो आर्किटेक्चर हमारा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम बोले तो जो हीट रेजिलिएंट हो, जो गर्मी से लड़ने की शक्ति रखता हो।
air conditioning privileged solution. ACs are an individualistic and resource heavy solution. They worsen heat outside by throwing out hot air. हमें पता है AC की जो गर्म हवा है वो बाहर निकलती है और इमिशंस को बढ़ाती है. This cycle burdens others who don't own ACs. ये वही वाली बात हो गई क्लाइमेट जस्टिस वाली. जिन लोगों के पास AC नहीं है, जो लोग वल्नरेबल हैं, उनको उनके ऊपर बर्डन क्रिएट करता है, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स और स्लम ड्वेलर्स. What real reforms looks like? Cool cities with public parks हों, water bodies हों, shaded streets हों. Urban design must minimize the need for artificial cooling. Cooling should be shared and inclusive, not just a consumer product. Energy justice is key. It's a beautiful point. You can understand this in this this term in this way, like any environmental solution must ensure accessibility, affordability and justice. कोई भी इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन हम दे रहे हैं वो इंश्योर करे एसेसिबिलिटी, मतलब सबके लिए वो अफोर्डेबल हो, जस्टिस प्रोवाइड करे सबको. पुअर पीपल शुड नॉट बी पेनलाइज्ड फॉर लैक ऑफ एक्सेस टू कूलिंग टेक्नोलॉजी. अब हमने इस आर्टिकल को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है. ये आपके GS पेपर 1 जैसे कि अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बन हीट आइलैंड्स और डेवलपमेंट, ऐसे टर्म्स में आप इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं. और याद रखिए फ्रेंड्स, ये आपको अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं अभी तक, ये डिस्क्रिप्शन, अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही डिस्कशन हम रोज़ आपके लिए लेकर आएंगे. और अभी हम और भी चीज़ें प्लान कर रहे हैं अपने चैनल पे, तो आप उसके लिए हमारे चैनल पे बने रह सकते हैं. हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और कमेंट में लिख सकते हैं अगर आप कुछ एडिशनल चीज़ें चाहते हैं, या फिर आप कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ और अपने तरीके चाहते हैं जिस तरीके से हम एक्सप्लेन करें, तो वो आप हमें बता सकते हैं. GS पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, क्लाइमेट पॉलिसी एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशन. GS पेपर 3 एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात तो हम कर ही रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन की बात हम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की बात हम कर रहे हैं, कूल इकनॉमी एंड एमिशंस की बात हम कर रहे हैं. और ऐसे के भी टॉपिक्स हैं, बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इनइक्वालिटी इन क्लाइमेट एडेप्टेशन. तो इस पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं. तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले एडिटोरियल की तरफ, जो कि है जिसका नाम है जस्ट अ लंच बाय सैयद अता हसनैन. इंडियन एक्सप्रेस में आया है 28 जून के. ये रिस्पॉन्ड करता है कंसर्न्स इन इंडिया ओवर फॉर्मर US प्रेसिडेंट, जो हमारे US के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प की, जिनकी मीटिंग पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के से रिलेटेड है. ये द ऑथर आर्ग्यूज दैट दिस मीटिंग शुड नॉट कॉज अलार्म. ये मीटिंग अलार्म मतलब कोई कंसर्न पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि US और पाकिस्तान के रिलेशंस जो है वो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन पे बेस्ड हैं, सेंटीमेंट पे नहीं है. मतलब स्ट्रेटेजिकली ये लोग इन्वॉल्व है, अपने काम के लिए इन्वॉल्व है, मतलब इनके अंदर कोई भाईचारा नहीं है. ऐसा नहीं है कि ये लोग मतलब एक दूसरे के, मतलब ऐसा नहीं है USA पाकिस्तान के एक्शंस को नहीं जानता है, उनको नहीं पता है पाकिस्तान कैसे स्टेप्स लेता है अपने एजेंडा को फुलफ़िल करने के लिए. तो वो अपना बस स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व है उनसे. अब हम इससे पहले कुछ की टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं. की टर्म्स में हम जैसे देखा जाए, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, लोकल टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ अ कंट्री दैट सर्व नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. टैक्टिकल इंगेजमेंट अगर हम बात करें, शॉर्ट टर्म कॉपरेशन फोकस्ड ऑन इमीडिएट गोल्स लाइक लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी और स्पेसिफिक मिशंस. सीएटो सेंटो कोल्ड वॉर एरा मिलिट्री अलाइंसेस. तो सीएटो सेंटो कोल्ड वॉर एरा मिलिट्री अलाइंसेस है. सीएटो है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. लेमुआ लॉजिस्टिक्स और एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट allows mutual access to military facilities between India and US. अब इन लॉजिस्टिक्स, अब इसका मतलब हम आर्टिकल में समझेंगे ये क्यों यूज़ किया गया इस आर्टिकल में, तो हम ऊपर डिस्कस करेंगे इसे. म्यूचुअल एसेस जो कि मिलिट्री एसेस को प्रोवाइड करती है, जो इंडिया और USA के बीच में. कॉम कासा communications compatibility and security agreement allows secure communication between Indian and USA militaries. Name से as it's clear as its name suggests. NATO जो कि हमें पता ही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अ मिलिट्री अलायंस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमें अच्छी तरह से पता है, चाइनाज ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग लोन्स एंड डेवलपमेंट इन मैनी कंट्रीज़, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, और भी कंट्रीज़ हो. जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेटेजिक
consideration of geography, resources and balance power balance between countries. ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की बात करें तो अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एक्सचेंजेस और बेनिफिट्स, नॉट आइडियोलॉजी और शेयर्ड वैल्यूज़। अब ये जैसे ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, जैसे हमने ऊपर बात करी, स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व हैं यूएसए पाकिस्तान, उसी की बात यहाँ पे ये कर रहा है अलग लैंग्वेज में, कि कैसे रिलेशनशिप जो कि स्पेसिफिक एक्सचेंजेस और बेनिफिट्स के ऊपर हैं, मतलब किसी आइडियोलॉजी और वैल्यूज़ को नहीं बताता है। डीप स्टेट, अनइलेक्टेड मिलिट्री और इंटेलिजेंस लीडरशिप दैट इन्फ्लुएंसेस नेशनल पॉलिसी कॉमनली यूज्ड फॉर पाकिस्तान्स आर्मी रोल। अब जैसे कि पाकिस्तान में देखने को मिलता है कि वहाँ पे आर्मी रूल कहने को प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वहाँ पे आर्मी की चलती है। तो ये चीज़ हम सिंपल भाषा में अगर समझें तो अब यहाँ पे हम आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। तो द लंच बिटवीन ट्रंप एंड मुनीर इज़ नॉट अ पॉलिटिकल शिफ्ट। Trump's lunch with General Munir raised eyebrows in India, but it is not a major diplomatic breakthrough. It may seem politically odd, but it fits into long-standing US strategic calculations with Pakistan. अब ये यूएस और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक कैलकुलेशंस है, स्ट्रेटजिक डील्स जो चलती आ रही है, बहुत टाइम से चलती आ रही है। नेशंस डोंट हैव परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज़, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो ये एक लाइन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइन है, जो मैंने जब पढ़ा था मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। नेशंस मतलब किसी भी देश का कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई एनिमीज़ नहीं होती, बस उनके इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं। जैसे कि ईरान और इज़राइल वाले केस में भी हम देख सकते हैं कैसे हमने कल ईरान और इज़राइल के एक पूरे चैनल पर डिस्कस किया था, जहाँ से वो पहले बिगनिंग वाला फेज़ जो था उनका, वो दोनों आपस में एक फ्रेंडली फेज़ था, जैसे कैसे आज वो उनके बीच में एक न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन बन गई है। तो वैसे वही इस लाइन को बताता है कि नेशंस जो हैं वो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज़ नहीं है, बस वो अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करना चाहते हैं। तो वही वो यूएसए और पाकिस्तान के केस में भी है अभी। तो पाकिस्तान से स्ट्रेटजिक जोग्राफी मेक्स इट इम्पॉर्टेंट। तो पाकिस्तान की जो जोग्राफी है उसको इम्पॉर्टेंट बनाती है अलग कंट्रीज़ के लिए, यूएसए के लिए भी। पाकिस्तान लाइज एट द क्रॉस रोड्स ऑफ वेस्ट, सेंट्रल एंड साउथ एशिया, मेकिंग इट जियोपॉलिटिकली वैल्यूएबल। इट प्रोवाइड्स लॉजिस्टिक्स एंड मिलिट्री एसेस टू की रीजन्स इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, Iran, Arabian Sea. Historically, this has made Pakistan relevant to USA strategic plans despite weak civilian leadership or unstable politics. अब पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें जो लॉजिस्टिकली और मिलिट्रीली एक्सेस प्रोवाइड करती हैं इन रीजन्स में, अफ़गानिस्तान वाले रीजन में हो गए, ईरान वाले, अरेबियन सी वाले, ये पाकिस्तान को रेलेवेंट बनाती है किसके लिए? यूएस के लिए। यूएस के लिए ज़रूरी बनाती है पाकिस्तान को। तो इसकी वजह से क्या होता है, भले ही वहाँ पे अनस्टेबल पॉलिटिक्स हो तो यूएसए इस पर ध्यान नहीं देता, उस चीज़ को, अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है यूएसए। तो अब यूएसए डजंट ट्रस्ट पाकिस्तान फुली बट स्टिल इंगेजेस। अब ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस पता है पाकिस्तान का रवैया क्या है, कैसे वो बिहेव करते हैं, क्या उनके एक्शंस हैं, लेकिन वो अपने मतलब अपना काम चलाने का काम करता है वो अच्छी तरह से। US defense institutions don't fully trust Pakistan civilian और military setups। मिलिट्री और उनके डिफेंस सेटअप पर तो बिल्कुल यकीन नहीं करते US के डिफेंस institutions। However, they maintain military to military relations because Pakistan can get things done through its hierarchical military command. US engagement with Pakistan is often about short-term tactical interests, not trust or long-term alignment. US के जो engagement है पाकिस्तान के साथ, वो शॉर्ट टर्म टैक्टिकल इंटरेस्ट के लिए होते हैं, वो लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट नहीं होती है, मतलब अपना काम निकालो और चलते बनो। इंडिया शुड नॉट बी अलार्म्ड। दिस इंगेजमेंट विद पाकिस्तान शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड एज अ पिवट अवे फ्रॉम इंडिया। अब ये चीज़ इंडिया को फ़र्क नहीं पहुंचानी चाहिए, जो ये भी डिस्कशन जो भी हो रहा है इंडिया यूएसए और पाकिस्तान के बीच में। यूएसए हैज़ डीपर टाइज। हमारी जो यूएसए के साथ रिलेशनशिप है बहुत अच्छी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हम शेयर करते हैं, हमारी लार्ज इकोनॉमी है, स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है हमारे अंदर, हम क्वाड के मेंबर है यूएसए और इंडिया दोनों। इंडो पैसिफिक पे हमारी डील्स होती रहती है, मीटिंग्स होती रहती है। तो मिलिट्री और टेक कोऑपरेशन है हमारे बीच। इंडिया ऑफर्स व्हाट पाकिस्तान कैन नॉट। इंडिया के पास वो है जो पाकिस्तान के कभी ऑफ़र नहीं कर सकता है। इंडिया इज़ ए स्ट्रैटेजिक पार्टनर, नॉट जस्ट अ टैक्टिकल टूल। इंडिया को आप यूज़ करके छोड़ नहीं सकते। इंडिया के साथ आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड
is on the world on the verge to become the third largest economy in the world. In the India provides an alternative to Chinese expansion, a huge defense market, growing economic alignment. India's alignment with the West is deeper, stable and long term. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस का देखा जाए तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा पाकिस्तान वॉज पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट, हमने जो नीचे बात करी SEATO, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हैव कंटेन कम्युनिज़म जो बढ़ती हुई रिलीजन की जो भावना है, मतलब किसी एक ग्रुप को फेवर करने की जो भावनाएं हैं, वो चीज़ों को कंट्रोल करने में काम किया था। ये सारे जो रिलेशनशिप हैं यूएस और पाकिस्तान के कोल्ड वॉर एरा से जो चलते आ रहे हैं। पोस्ट 9/11 इट वाज वाइटल फॉर यूएस ऑपरेशंस इन अफगानिस्तान, NATO लॉजिस्टिक्स एंड टेरर सर्विलेंस। डिस्पाइट टेंशंस पाकिस्तान हैज़ रिमेन्ड यूजफुल फॉर टैक्टिकल ऑपरेशंस नॉट शेयर फॉर शेयर्ड वैल्यूज। तो 9/11 के बाद भी कैसे यूएस के ऑपरेशन अफ़गानिस्तान में NATO की लॉजिस्टिक्स के लिए और टेरर की सर्विलांस के लिए ये मतलब हिस्टोरिकली यूएस और पाकिस्तान का रिलेशंस को डिस्कस करते आ रहे हैं हम लोग। तो ग्लोबल कंपटीशन देखा जाए जो यूएस के इंटरेस्ट को शेप करता है, यूएस यूज़ करता है पाकिस्तान का लेवरेज लेने के लिए अफ़गानिस्तान काबुल वाले रीजन में, ईरान को काउंटर करने के लिए, चाइना को बैलेंस करने के लिए एशिया में। दीज इंगेजमेंट्स आर ट्रांजेक्शनल नॉट ट्रस्ट बेस्ड, मतलब एक हाथ ले एक हाथ दे। कॉन्ट्रास्ट विद इंडिया यूएस रिलेशंस, इंडिया इज़ नॉट अ टूल और इंटरमीडिएरी, इट इज़ अ पीयर इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। इंडिया एंड द यूएस शेयर लॉन्ग टर्म गोल्स, डेमोक्रेसी, ओपन मार्केट्स, एंटी टेररिज्म। दोनों कंट्री एंटी टेररिज्म के खिलाफ है। ओपन मार्केट्स में डील करती है, डेमोक्रेटिक है। स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कनेक्शंस, डिफेंस एग्रीमेंट्स, लेमुआ कॉमकासा तो हमने डिस्कस किया था की टर्म्स में। इंडियाज पोजीशन इज स्टेबल, स्ट्रेटेजिक एंड डीप रूटेड। Caution on overreacting to optics. Washington maintains relationships with several countries based on different needs. Trump's outreach should be seen as a transactional move, not a betrayal. उसके ट्रम्प के इस एक्शन को वक्त का तकाजा बोला जा सकता है, ना कि एक धोखाधड़ी, क्योंकि ये काम पड़ने पर तो हम अपना काम करेंगे ना, इंडिया को भी काम पड़ेगा तो हम भी कैसे ईरान और इसराइल दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी एक कंट्री की तरफ मतलब न्यूट्रल रहते हैं। तो ग्लोबल एट द वर्ल्ड लेवल यू नीड टू बी, एक अच्छी कंट्री वही है जो अपने स्ट्रैटेजिकली कोई चीज़ को आगे ले जाए। इंडिया मस्ट रिस्पॉन्ड with calm diplomacy, not overreaction. Conclusion: India should not feel insecure about the Trump-Munir lunch. The US-Pakistan relationship is pragmatic and tactical. India's relationship with the US is based on shared values, strategically aligned, which is deeper and more enduring, and also for a long term. India's and US relationship is a long-term relationship and should not fear about this short term relationship or tactical relationship which is taking place between USA and Pakistan. तो अब हम डिस्कस करते हैं यूएसए। जैसे आप जानते हैं इंडिया फॉरेन पॉलिसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के लिए, नेबरहुड चैलेंजेस के लिए, पाकिस्तान चाइना नेबरहुड चैलेंजेस जो हमारे हैं। तो GS पेपर 3 में नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर इश्यूज, टेररिज्म, डिफेंस कोऑपरेशन, रीजनल स्टेबिलिटी साउथ और सेंट्रल एशिया में, ऐसे आपको डिप्लोमेसी, रियल पॉलिटिक और इवॉल्विंग ग्लोबल ऑर्डर पे ऐसे पूछे जा सकते हैं इससे। तो गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं अपना 5th आर्टिकल आज के डेट का। विल डिलेइंग द सेंसस अफेक्ट इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अब ये सेंसस की बात कर रहा है, क्या सेंसस के इम्प्लीमेंटेशन को डिले करना उसके इम्प्लीमेंटेशन को अफेक्ट कर सकता है? अब ये हिंदू में आया हुआ एक इंटरव्यू टाइप में क्वेश्चन है जो 2 एक्सपर्ट्स के बीच में डायलॉग कन्वर्सेशन है, संजय कुमार एंड पूनम मुत्रेजा, ऑन द इफेक्ट्स ऑफ पोस्टपोनिंग इंडिया सेंसस टू 2027, जो इंडिया के सेंसस 2027 को पोस्टपोन करने के बारे में है।
Conversation moderated by Vijeta Singh raises critical concern over governance, planning, political implications on delaying the census, especially in the context of development and caste enumeration. Why was the census delayed? अब संजय कुमार द सेंसस वॉज बोलते हैं कि सेंसस वॉज अगर हम इससे पहले हम कुछ की टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, इनको डिस्कस करने से पहले सेंसस जैसे कि आप जानते हैं डेकेडल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू काउंट एंड कलेक्ट डेमोग्राफिक सोशल एंड इकोनॉमिक डेटा ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि लास्ट डन हुआ था 2011 में। सेंसस हिंदी में आप जान सकते हैं जनगणना जिसको बोलते हैं, हर 10 साल में एक बार किया जाता है। 2021 में होने वाला था लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं हो पाया था। अब बोला जा रहा है कि 2027 में वो होगा। डिलिमिटेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ रिड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन डेटा, जो डिलिमिटेशन कमीशन आपने पॉलिटी में पढ़ा है जीएस पेपर 2 में, उसकी हम बात करें तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो डिलिमिटेशन होगी जिससे हम रीड्रॉ करेंगे बाउंड्रीज़ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की, मतलब इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की बाउंड्रीज़ दोबारा से विड्रॉ होंगी, जिसके बाद पॉपुलेशन का डेटा तैयार होगा और उसके बाद हम जो कि 2026 तक अभी रुका हुआ है, नहीं होने वाला है 2026 तक। अगर अभी हमारे उसके पास कोई अपडेट नहीं है एग्जैक्टली ये कब होने वाला है, तो 2027 में हम बोल सकते हैं सेंसस होगा। तो हम बात करते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की। अ डेटाबेस ऑफ यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एनपीआर वाज कंट्रोवर्शियल ड्यू टू इट्स लिंक विद एनआरसी। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में आपने सुना होगा, ये डेटाबेस है जो हमारे रेसिडेंट्स हैं हमारी कंट्री के और ये कंट्रोवर्सी से भी रिलेटेड भरा हुआ रहा है पहले, इसके लिंक की वजह से, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के लिंक की वजह से। एन्यूमरेटर आप जानते हैं जो पर्सन डेटा कलेक्ट करने आता है सेंसस का आपके घरों पे, आपके 2011 में जो आया होगा आपके उनको एन्यूमरेटर बोलते हैं। SECC सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस conducted in 2011 to collect caste and economic data, but the caste data was never released due to inconsistencies। उस caste data में बहुत सारी inconsistencies थी उस टाइम पे, तभी वो रिलीज़ नहीं हुई आज तक। Caste enumeration, the inclusion of caste related questions in the official census to gather data on caste distribution and demographics। Demographic data related to population size, age structure, gender ratio, literacy etc। Migration patterns की बात करें, movements of people from one place to another, जैसे कि रूरल से अर्बन एरियाज़ में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए बहुत ही क्रूशल है। अब हम डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल में बेसिकली क्या है। अब इसके हम समरी की बात करें तो इसमें है व्हाई वाज द सेंसस डिलेड। संजय कुमार ने बोला कि सेंसस वाज शेड्यूल्ड फॉर 2021 बट डिलेड ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। स्कूल्स एंड ऑफिसेज हैड रीओपनड बाय मिड 2022। स्कूल्स और कॉलेजेस जो 2022 के बीच में स्टार्ट हुए हैं, तो सेंसस कुड हैव रिज्यूम्ड। द एडिशनल डिले अंटिल 2027 इज़ नॉट वेल एक्सप्लेन। उनका मानना है कि 2027 तक इसको डिले करना सही नहीं है। देयर इज स्पेकुलेशन दैट द डिले कुड बी लिंक्ड टू पॉलिटिकल रीजंस स्पेशली टू सिंक्रोनाइज इट विद डिलिमिटेशन व्हिच इज प्रेजेंट टिल अंटिल 2026। ये स्पेकुलेशन है कि ये डिले, जैसे हमने डिलिमिटेशन के बारे में बात की, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की बाउंड्रीज़ को रीड्रॉ करी जाएंगी 2026 तक, जैसे कि अभी डिलिमिटेशन की पोज किया हुआ है, तो उसके बाद ही सेंसस कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे ही डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आ जाएगी कमीशन की, उसके बाद। इज़ द डिले सीरियस फॉर इंडियाज़ गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट? पूनम मुतरेजा ने कहा है यस, सेंसस डेटा इज़ क्रूशियल फॉर पब्लिक सर्विस डिलीवरी, health and education planning, welfare schemes, migration policies, urbanization and fertility trends। इंडिया का जो लास्ट सेंसस है वो 2011 में कंडक्ट हुआ था और डिले जो है वो डेटा को अफेक्ट करता है पॉपुलेशन पैटर्न्स के बेसिस पे, स्पेशली गिवन मैसिव चेंजेस इन फर्टिलिटी रेट्स, अर्बनाइजेशन, एजिंग पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। जो अब हम पुराना डेटा यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे करंट ट्रेंड्स पे फ़र्क पड़ रहा है। इन सारे इश्यूज़ को हम ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो मतलब जो चीज़ अगर हम एक फ्रेश डेटा यूज़ करेंगे, जो एक अपडेटेड जो हर 10 साल पे जो हम डेटा यूज़ करते हैं, उस अगर वैसे हम करेंगे उसके मुकाबले में जो अभी डेटा हम कर रहे हैं उसमें डिफरेंसेस बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं।
Caste enumeration, first time in independent India. Both experts agree this is the first time caste enumeration will be included in India's official census. Need for trained enumerators to collect sensitive data like caste. अब वो बोल रहे हैं कि दोनों ही एक्सपर्ट ने बोला है कि जो कास्ट सेंसस पहली बार यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार कंडक्ट किया जाएगा, उसके लिए ट्रेंड एन्यूमरेटर्स चाहिए जो डेटा कलेक्ट करने जाएंगे। उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, क्योंकि ये कास्ट से रिलेटेड जो डेटा है वो बहुत ही सेंसिटिव है, और एन्यूमरेटर जो है वो मस्ट नॉट जस्ट रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी पे बस रिलाई नहीं कर सकते, बट ऑल्सो इंगेज पर्सनली इन रीजनल लैंग्वेजेस में भी उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा जिनसे वो डेटा ले रहे हैं। लिंकिंग NPR एंड सेंसस रिस्क, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, कंबाइनिंग द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर विद द सेंसस रिस्क कन्फ्यूजन एंड पब्लिक रेसिस्टेंस। अब ये भी एक इशू है जो संजय कुमार जी ने बताया है इस आर्टिकल में। मिसट्रस्ट स्टिल एग्जिस्ट आफ्टर द 2011 कास्ट सेंसस व्हिच डेटा वाज नेवर रिलीज्ड। 2011 के बाद अभी भी मिसट्रस्ट है, जो कि कास्ट सेंसस का डेटा आज तक रिलीज़ नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा अपने आप में, कैसे NPR और सेंसस को लिंक किया जाता है, कैसे लोगों को की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचेगा इससे, या लोग क्या इसको कैसे रिएक्ट करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। पूनम मुत्रेजा, येस द सेंसस मस्ट बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम NPR टू अवॉइड फियर, मिस इन्फॉर्मेशन एंड अंडर रिपोर्टिंग। पूनम मुत्रेजा कहते हैं कि सेंसस को इससे अलग ही रखना चाहिए NPR से, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, और इसकी अंडर रिपोर्टिंग ना हो। हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट टू आस्क अबाउट कास्ट। अब ये कितना डिफ़िकल्ट है किसी की कास्ट को जानना, इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में, जहाँ पे आप बोलते हैं कि आप किसी भी दिशा में थोड़ी दूर तक चल लीजिए या कहीं भी चल लीजिए तो आपकी लैंग्वेज या तो भाषा चेंज हो जाती है, या मतलब ऐसा ही बोला जाता है, या लोग चेंज हो जाते हैं। तो ऐसी डाइवर्स कंट्री में ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग वाला टास्क है। 2011 का जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ वो सॉ ओवर 40 लाख कास्ट नेम्स, मैनी इनकन्सिस्टेंट और सेल्फ स्टाइल, जो कि अब लोगों ने खुद ही बना रखे थे, सेल्फ स्टाइल थे, और बहुत सारे इनकन्सिस्टेंट थे जिसके बारे में लोगों ने सुना नहीं था, जिसकी वजह से वो डेटा आज तक मतलब नहीं हो पाया पब्लिश। तो बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं कास्ट वाले डेटा में। इफ़ समवन डजंट नो देयर कास्ट, अगर कोई अपना कास्ट नहीं जानता और उसको इनकरेक्टली स्पेल करता है तो ये डेटा में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, डेटा स्टैंडर्डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक स्टैंडर्डाइज डेटा हमारे पास नहीं होगा इसकी वजह से। एन्यूमरेटर्स नीड ट्रेनिंग टू आस्क क्वेश्चंस ऑन सेंसिटिव आइडेंटिटी मार्कर्स, सरनेम के लिए, कास्ट के लिए, रिलीजन, मतलब विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट, मतलब एन्यूमरेटर्स को एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी इन चीज़ों के लिए। और उसके बाद हम बात करें तो शुड द सेंसस बी डन मोर फ्रिक्वेंटली। द सेंसस इज अ रिसोर्स हैवी एंड टाइम कंज्यूमिंग, गवर्नमेंट्स आर कॉशियस अबाउट कंडक्टिंग इट मोर फ्रिक्वेंटली दैन एवरी 10 years। इंस्टेड ऑफ, पूनम मुत्रेजा कहती है, इंस्टेड ऑफ शॉर्टनिंग द सेंसस साइकिल द गवर्नमेंट शुड नॉट स्किप अ सेंसस ऑल टुगेदर। अब ये वाली बात है कि सेंसस हम हर साल तो करवा नहीं सकते हैं, क्योंकि इंडिया इज़ अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री एंड बहुत सारा डेटा हमें इसमें मेंटेन करना पड़ता है, डेटा स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, डेटा कंसिस्टेंट हो, जिससे हम आगे पॉलिसीज़ फॉर्मुलेशन में इम्पॉर्टेंट हो। तो उसके लिए हम 10 साल में मतलब सेंसस हमें करवाना चाहिए। और ये एक्सपर्ट्स यही बोलते हैं कि अगर आप रेगुलर नहीं भी करवा रहे तो आप एक रेगुलर इंटरवल्स पे इसे ज़रूर करवाएं, मतलब फ्रीक्वेंटली ना करवा के रेगुलर इंटरवल्स पे ज़रूर करवाएं, 10 साल में एक बार। पूनम मुत्रेजा ने जैसे इसमें कहा है। फाइनल थॉट्स, वाई सेंसस इज़ इम्पॉर्टेंट। सेंसस जैसे हमें पता ही है गवर्नेंस, रिसोर्स प्लानिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ट्रैकिंग पॉपुलेशन एजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एलोकेशन फंड्स फॉर वेलफेयर स्कीम्स में क्या फंड्स एलोकेट करने उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, माइग्रेशन एनालिसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेंसस इज़ क्रूशियल नॉट जस्ट फॉर काउंटिंग पीपल बट अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन नीड्स इन अ डायनेमिक फास्ट चेंजिंग इंडिया। तो अब हम बात करें इसकी रेलेवेंस, इंडियन सोसाइटी, कास्ट, डेमोग्राफिक, माइग्रेशन, जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर गवर्नमेंट, जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉपुलेशन रिलेटेड स्कीम्स, एनपीआर वर्सेस सेंसस, एंड जीएस पेपर 3 डेटा गवर्नेंस, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डिजिटल एन्यूमरेशन, इकोनॉमिक इंक्लूजन, ऐसे भी आ सकता है। सेंसस
गवर्नेंस इन द डिजिटल एज, डिलिमिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन एंड डेमोक्रेसी। तो आप इन चीज़ों को आप माइंड में रख सकते हैं। अपकमिंग मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये टॉपिक्स जो हम अभी तक हमने डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स, हम अपने आर्टिकल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही क्रूशल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें डिस्कस किया हुआ है। द अनरेगुलेटेड ड्रिंक रीथिंकिंग एल्कोहल कंट्रोल इन इंडिया। द हिंदू में साइंस पोर्शन में ये आया हुआ आर्टिकल है। विड कारमरकर, जितेंद्र चौकसी discusses the urgent need for national alcohol control policy in India. It emphasizes the rising public health burden due to alcohol, flaws in current state level regulation, and calls for a national evidence-based long-term strategy prioritizing people over profit. अब ये एक राइजिंग पब्लिक हेल्थ बर्डन है जो कि अल्कोहल के कंजम्पशन की वजह से ओरिजिनेट हुआ है। फ्लॉज हैं जो हमारे स्टेट लेवल रेगुलेशन में हैं इसके रिगार्डिंग, जो एक नेशनल और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की डिमांड करता है हमारे लिए। तो हम डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल में। इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो इससे हमें आर्टिकल को समझने में आसानी होगी। तो की टर्म्स जैसे कि दिल्ली अगर हम देखें, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, measure of overall disease burden expressed as the number of years lost due to ill health, disability और early death। अब ये एक टर्म है disability adjusted life year, मतलब कि ओवरऑल डिजीज़ बर्डन को मेजर करता है, जो कि हमें हमारे नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हमारे लाइफ के लॉस्ट हुए हैं, जिससे हम बीमार रहे, उस बीच में हम डिसेबल रहे या और भी कंसर्न रहे, तो वो सारी चीज़ें। बायो साइको सोशल model, a framework that explains health behavior through biological, psychological and social factors। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एपिसोडिक ड्रिंकिंग हो गया, बिंज ड्रिंकिंग पैटर्न, कंज्यूमिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एल्कोहल इन अ शॉर्ट टाइम, एल्कोहल लॉबी इंडस्ट्री ग्रुप्स दैट इन्फ्लुएंस स्टेट पॉलिसी फॉर फेवरेबल एल्कोहल लॉज, प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी, NDPS एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट, कंट्रोल्ड इलीगल ड्रग्स बट एक्सक्लूड्स अल्कोहल। कैसे NDPS एक्ट इलीगल ड्रग्स को तो कंट्रोल करता है लेकिन अल्कोहल को एक्सक्लूड कर देता है। NAPDDR, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग ड्रग एब्यूज़ बट वीक ऑन अल्कोहल कंट्रोल। कैसे अल्कोहल कंट्रोल की बात करते हैं तो हमारे पास लॉज मतलब रेगुलेशंस जो हमें उतने अच्छे लेवल पे हमें इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं दिख रहे हैं, उतने वाइड लेवल पे इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। उनका हमें हमारे सोसाइटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम ड्रग्स की बात करते हैं लेकिन अल्कोहल जो कि एक सोशल इविल की तरह काम कर रहा है, हमारे यूथ को खा रहा है, हमारे जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो हमारे डेवलपमेंट में रोल जिनको निभाना है, वो अपने लाइफ के क्रूशल ईयर्स इन चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं। मिनिमम यूनिट प्राइसिंग पॉलिसी, सेटिंग अ फ्लोर प्राइस फॉर अल्कोहल टू प्रिवेंट एक्सट्रीमली चीप एंड हार्मफुल सेल्स। मिनिमम यूनिट प्राइसिंग पॉलिसी है जो एक फ्लोर प्राइस सेट करती है अल्कोहल का, जो एक्सट्रीमली चीप और हार्मफुल सेल्स को प्रिवेंट करे। एक्साइज टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज ऑन स्पेसिफिक गुड्स लाइक अल्कोहल और टबैको, अ टूल टू कंट्रोल कंजम्पशन। अब हम बात करते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ मेंशन करी हुई है उनको। अब अल्कोहल कंजम्पशन इन इंडिया, द रियलिटी, नो सेफ लेवल ऑफ अल्कोहल इज़ मेडिकली एक्सेप्टेबल। कोई भी लेवल ऑफ अल्कोहल सेफ़ नहीं है जो मेडिकली एक्सेप्टेबल हो। 22% ऑफ इंडियन मैन एंड 1% ऑफ इंडियन वुमेन consume alcohol as per NFHS 5. India has one of the highest rates of heavy episodic drinking which leads to mental illness, crime, injuries and social harm। तो ये अल्कोहल ड्रिंकिंग की जो आदत है, मतलब लगातार जो ड्रिंक करने की आदत है इंडियन मैन और वुमेन में, ये सबसे ज़्यादा मेंटल इलनेस, क्राइम्स जो हमारी सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं आजकल, इंजरी, सोशल हार्म, मतलब कैसे कैसे हमारी सोसाइटी को पूरी तरह से अफेक्ट कर रहा है। Alcohol's impact on public health. In 2021, alcohol was responsible for 2.6 million disability adjusted life years lost in India. It contributes to injuries, mental illness, non-communicable diseases like cancer का होना, suicide and domestic violence. Alcohol case increased by 240% in the past 2 decades. Underreported
due to illicit unrecorded alcohol. Estimated cost to society from alcohol related harm 6.71 ट्रिलियन रुपीज़। ये बहुत ही ज़्यादा महंगी कॉस्ट है जो हम चुका रहे हैं, हमारी सोसाइटी चुका रही है इस एक लत की वजह से, अल्कोहल की लत की वजह से। अगर हम डिटर्मिनेंट्स की बात करें अल्कोहल कंजम्पशन के, तो अल्कोहल यूज इज शेप्ड बाय 3 मेन फैक्टर्स: बायो साइको सोशल डिटर्मिनेंट्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं, सम आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज टू एडिक्शन, साइकोलॉजी पीपल ड्रिंक टू रिड्यूस स्ट्रेस, एंग्जाइटी और इन्हेंस प्लेजर। सोशल फैक्टर्स की बात करें तो पीयर प्रेशर में आकर ड्रिंक करते हैं लोग, अर्बन लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए, मतलब कूल बनने के लिए ड्रिंक करते हैं, लैक ऑफ सपोर्ट किनके पास अगर नहीं होती है, लैक ऑफ सपोर्ट की कमी की वजह से ये एडिक्शन और बढ़ती जाती है और ख़राब हो जाती है और इंसान की जान ले लेती है और सोसाइटी में बहुत सारे इवल्स को और मतलब एक ओरिजिन हो जाता है, मतलब एक स्टार्टिंग बिगिनिंग हो जाती है। कमर्शियल डिटर्मिनेंट्स: अल्कोहल इंडस्ट्री मार्केट्स एग्रेसिवली नॉर्मलाइजिंग ड्रिंकिंग। कैसे हम एड्स देखते हैं अलग अलग, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर रही है ड्रिंकिंग को। लोग एक जनरेशन जो आने वाली जनरेशन इसको कूल समझती है ड्रिंकिंग को। देयर इज लिटिल रिस्ट्रिक्शन ऑन एड्स एंड ब्रांडिंग। अल्कोहल इज ट्रीटेड एज अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। एक इसे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करने लगे हैं। अगर आप नहीं पीते हो तो लोग आपको, मतलब अगर आप हाई सोसाइटी में रह रहे हो, अगर आप हाई सोसाइटी की पार्टी में चले जाते हो और आप ड्रिंक नहीं कर रहे हो, ड्रिंक करने से मना कर दे, तो लोग आपको नीचे लेवल के नज़रिए से देखेंगे, या लोग आपको ऐसे समझेंगे कि यार ये तो गरीब है, यार ये आउटडेटेड है, या ये मिडिल क्लास है, ऐसे करके लोग आपको देखेंगे। पॉलिसी लेवल डिटर्मिनेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल कंट्रोल इज़ वीक, पॉलिटिकली ड्रिवन बाय रेवेन्यू। स्टेट लेवल पे हम रेवेन्यू, स्टेट्स को रेवेन्यू चाहिए, उनको कोई मतलब वो रेगुलेशंस तो बनाते हैं लेकिन उनको मेनली फोकस उनका रेवेन्यू और मतलब एक्सट्रैक्ट करने को होता है। नो यूनिफाइड नेशनल पॉलिसी एग्जिस्ट, कोई यूनिफाइड नेशनल पॉलिसी नहीं है इस पर। जीएसटी एक्सक्लूड्स लिकर मेकिंग, प्राइसिंग एंड टैक्सेशन इनकंसिस्टेंट। फ्लॉड स्टेट लेवल अल्कोहल कंट्रोल, स्टेट्स प्रायोरिटाइज रेवेन्यू ओवर रेगुलेशन। स्टेट्स को रेवेन्यू प्रायोरिटी, स्टेट्स के लिए रेवेन्यू प्रायोरिटी है, रेगुलेशन प्रायोरिटी नहीं है। इश्यूज़ जो इंक्लूड हैं: इनकंसिस्टेंट टैक्सेशन, अल्कोहल लॉबीज़, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मिनिमल एक्शन ऑन रेगुलेटिंग अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और पैकेजिंग। अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जो टैक्सेशन है वो भी इनकंसिस्टेंट है। मिनिमल एक्शन जो इसके अवेलेबिलिटी के रेगुलेशन पे है, एक्सेसिबिलिटी पे, पैकेजिंग पे। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो एक नेशनल अल्कोहल पॉलिसी की नीड है। जो ऑथर्स आर्ग्यू फॉर अ नेशनल अप्रोच ग्राउंडेड इन साइंटिफिक एविडेंस। की रिफॉर्म्स: अफोर्डेबिलिटी, टैक्स अल्कोहल मोर एग्रेसिवली लाइक टोबैको की तरह टैक्स और बढ़ा दिया जाए अल्कोहल पे, जिससे इसके अफोर्डेबिलिटी और डिमांड कम हो सके। बैन मिनिमम प्राइसिंग टू प्रिवेंट टारगेटिंग पुअर विद चीप लिकर। ये चीप लिकर जो पुअर देसी दारू या फिर मिनिमम प्राइसिंग का जो है, इसको बैन कर देना चाहिए ताकि पुअर लोग जो सस्ती दारू है जिससे उनकी जान जाती है या फिर वो सारी चीज़ें बंद हो पाएँ। एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू, ईयर मार्क अ पोर्शन ऑफ अल्कोहल टैक्स रेवेन्यू फॉर हेल्थ सर्विसेज, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, डी एडिक्शन सर्विसेज। जो जो अल्कोहल टैक्स रेवेन्यू जो आता है स्टेट्स के पास, उसका प्रोपोर्शन हेल्थ सर्विसेज में जाना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स में जाना चाहिए, डी एडिक्शन सर्विस जाना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो रिस्ट्रिक्ट द आवर्स एंड लोकेशंस फॉर अल्कोहल सेल, implement strict licensing especially in urban slums, packaging and labeling, introduce graphic health warnings like those on tobacco, remove misleading health claims like mild beer, organic alcohol. Public awareness campaigns होने चाहिए, address myths and normalize conversations on harm, लोगों को इसके harmful इफ़ेक्ट्स के बारे में अवेयर करवाना। स्कूल्स
कॉलेजेस और सोशल मीडिया से की हेल्प लेके यूथ को एजुकेट करना, जो कि हमारे ह्यूमन कैपिटल है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको इस ट्रैप में ना फंसने देना इन चीज़ों में। AI एंड tech monitoring, use AI tools to track alcohol ads targeting children, misinformation, monitor illegal marketing. डिजिटल हेल्थ टूल्स की बात करें तो इंटीग्रेट एप्स फॉर सेल्फ मॉनिटरिंग, हेल्पलाइंस फॉर डी एडिक्शन, मेक एल्कोहल हार्म रिडक्शन पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। मतलब अपने आप में कैसे आप इस चीज़ों को आदत को छोड़ सकते हो, उसके लिए सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए ऐप्स होने चाहिए। हेल्पलाइंस फॉर डी एडिक्शन के लिए हेल्पलाइन नंबर्स होने चाहिए। देन मेक एल्कोहल हार्म रिडक्शन पार्ट ऑफ पब्लिक, जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनको उनके अंदर ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम होनी चाहिए अल्कोहल को हार्मफुल उनके इफेक्ट्स बताने के लिए, इनको कैसे छोड़ा जाए ये चीज़ें अवेयर करने के लिए। क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस, टाइम फॉर रिफॉर्म, अल्कोहल वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम NDPS एक्ट despite its psychoactive effects. India's national action plan on drug demand reduction doesn't give enough weight to alcohol. The absence of national coordination allows industries to influence policy. अब ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें अल्कोहल कंजम्पशन को हमारी सोसाइटी में रेगुलेट करना होगा, हमें लॉज लाने होंगे, वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना होगा, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को साथ में काम करना होगा। तो दोस्तों इसमें हम समझ सकते हैं कि GS पेपर 2 में ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इंटरवेंशंस को बताता है, हेल्थ पॉलिसी ड्रग रेगुलेशन को बताता है, रोल ऑफ NGOs प्रेशर ग्रुप्स के रोल को बताता है। फिर हम GS पेपर 3 में बात करें पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स को बताता है, सोशल इश्यूज़, एडिक्शन, मेंटल हेल्थ को बताता है, बिहेवियरल साइंस, रेगुलेटरी इकोनॉमिक्स को बताता है। ऐसे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, ये आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, अपकमिंग मेंस के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट आर्टिकल की, जो लास्ट एडिटोरियल है हमारा, ग्रीन हाइड्रोजन, गवर्नमेंट इंडस्ट्री बुलिश बट डिमांड फॉल्टर्स एमिड ग्लोबल हेडविंड्स। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ये। तो हम इसमें कुछ टर्म्स पहले समझ लेते हैं ताकि हमें आर्टिकल समझने में आसानी हो। अब हम समझते हैं ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, सोलर और विंड। जो हाइड्रोजन हम रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर और विंड से हम टू इलेक्ट्रोलाइज वाटर, जिससे हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, स्प्लिटिंग इट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जिस ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली एक रिन्यूएबल एनर्जी हम जनरेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग रिसोर्स हम बोल सकते हैं, जिससे हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जो कि सोलार और विंड से और जनरेट होती है, जिससे हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं और इसको हम स्प्लिट कर देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इलेक्ट्रोलाइजर क्या होते हैं? डिवाइस डेट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोसेस में हेल्प करता है। तो उससे आप इसे इलेक्ट्रोलाइजर को याद रख सकते हैं। ग्रे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक नेचुरल गैस एमिटिंग CO2, ग्रे हाइड्रोजन हम उसको कहते हैं। ग्रीन एमोनिया, एमोनिया मेड यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स एंड एज अ शिपिंग फ्यूल। तो जो एमोनिया यूजिंग बनाया गया है ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ करके, वो फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है और शिपिंग फ्यूल की तरह भी यूज़ होता है। IRA, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, US लेजिस्लेशन ऑफरिंग सब्सिडीज़, टैक्स क्रेडिट्स और फॉर क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स, एग्जाम्पल ग्रीन हाइड्रोजन। ऑफटेक एग्रीमेंट, अ परचेज एग्रीमेंट वेयर अ बायर एग्रीज टू बाय अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इन द फ्यूचर। FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज टू रिड्यूस बैरियर्स लाइक टैरिफ्स फॉर ट्रेड। IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, UN एजेंसी जो रेगुलेट करती है ग्लोबल शिपिंग, डिकार्बनाइजेशन मैंडेट्स। SECI क्या है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कोऑर्डिनेट करता है इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। H2 ग्लोबल फाउंडेशन क्या है? जर्मन बेस्ड पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव टू प्रमोट इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेड, इंटरनेशनल लेवल पे ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए जर्मनी के पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है। डिकार्बनाइजेशन, अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय शिफ्टिंग टू क्लीन एनर्जी सोर्सेज, जो हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की तरफ शिफ्ट करने की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की तरफ, विंड एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने की बात करते हैं। तो अब हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब आर्टिकल की हम बात करें तो यहाँ पे हम ऑप्टिमिज्म फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री। इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी
and industry stakeholders are confident that green hydrogen will be a big future fuel. MNRE Secretary Santosh Kumar Sarangi emphasized green hydrogen's strategic role in energy security, decarbonization, and global leadership. India is currently in talks with European countries, with example Netherlands, Belgium, on free trade agreements and green hydrogen trade partnerships. अब इंडिया जो है करंटली टॉक में मतलब बातचीत कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, जैसे नेदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेड पार्टनरशिप्स के लिए. चैलेंजेस क्या है हमारे स्लो डिमांड क्यों है इसकी? डिस्पाइट ऑप्टिमिज्म, एक्चुअल डिमांड फॉर ग्रीन हाइड्रोजन इज़ वीक. जो एक्चुअल डिमांड है वो बहुत वीक है. रीज़न क्या है? जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, रशिया यूक्रेन की वॉर, मिडल ईस्ट में जो टेंशन्स हैं हमारे, अभी भी हमें इसराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन्स हैं, पॉलिसी रिवर्सल्स इन की मार्केट्स लाइक यूएसए डिलेइंग द इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट इंसेंटिव्स, लैक ऑफ मार्केट विजिबिलिटी, कंपनीज आर अनसर्टेन अबाउट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स. फिर स्लगिश ऑफ टेक स्लोज सेक्टर ग्रोथ. ग्रीन हाइड्रोजन डिमांड फ्रॉम इंडस्ट्रीज इज स्लोअर देन एक्सपेक्टेड. एग्जाम्पल, रिन्यू पावर is developing a green ammonia project in Odisha, but it faces commercial hurdles due to weak market interest. तो कैसे मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो बहुत ही स्लो है, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा स्लो है. इसकी वजह से ये एक इशू है इसके लिए. ग्लोबल इश्यूज़ क्या हैं? एक्सपोर्ट मार्केट्स वीक हैं. EU failed to close many green hydrogen import agreements. There's pressure from international agencies like International Maritime Organization to decarbonize, but real investment is slow. Investment बहुत ही slow है. बातचीत तो हो रही है, ऊपर की बातचीत तो हो रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करते टाइम वो सारी चीज़ें ठप हो जाती है या बहुत स्लो काम कर रही है. अब डोमेस्टिक डिमांड फोकस की बात अगर हम करें, इंडिया इज़ ट्राइंग टू बिल्ड डोमेस्टिक डिमांड थ्रू public sector projects. India is trying to build domestic demand through public sector projects. Government tender for 84,000 tons of green hydrogen by SECCI and 7 lakh tons by IOCL. अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं collaboration with sectors like fertilizers and steel. Pilot projects are also being launched in remote regions using green hydrogen fuel cells. तो यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड का जो फोकस है वो इंडिया का, जैसे हम बिल्ड करें पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स के थ्रू, गवर्नमेंट टेंडर्स के थ्रू, कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर्स की तरफ से साथ, स्टील के साथ. पायलट प्रोजेक्ट्स हम भी लॉन्च करें रिमोट रीजन्स में, लद्दाख के ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के यूज़ करके. Mandating demand, the government is considering mandatory green hydrogen use in some sectors like fertilizers, steel, shipping. Example है fertilizers firms could be required to replace grey hydrogen जो natural gas से बनता है with green hydrogen from renewable electricity. तो कैसे गवर्नमेंट जो है एक डिमांड मैंडेटरी कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ कुछ सेक्टर्स में, जैसे फर्टिलाइज़र्स के सेक्टर्स में, स्टील के सेक्टर में, शिपिंग के सेक्टर में. तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस स्टिल अ चैलेंज. कॉस्ट जैसे स्टिल अ चैलेंज है, कॉम्पिटिटिवनेस इज स्टिल अ चैलेंज. ग्रीन हाइड्रोजन रिमेन्स कॉस्टलियर देन ग्रे हाइड्रोजन जो कि एक नेचुरल गैस बेस्ड है, फॉसिल फ्यूल से महंगा है ये. No one is willing to buy green hydrogen at current prices. Cost parity may take 5 to 10 years without global subsidies or scaled up industrial use. तो हमने ये आर्टिकल समझा. ये आर्टिकल हमारा मतलब बेसिकली इसमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस अभी 5 से 10 साल जैसे यहाँ पे बात की गई है लग जाएंगे अगर ग्लोबल सब्सिडीज़ और इंडस्ट्रियल यूज़ अगर स्केल नहीं होते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन, यूएसए इनमें मेजर प्ले नहीं करता है. अगर ग्राउंड लेवल पे चीज़ें जल्दी एस्केलेट नहीं होती है तो इसमें टाइम लग सकता है. लेकिन इंडिया अपने लेवल पे डोमेस्टिकली इसके यूजेस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है लगातार. और जैसे स्टील में, शिपिंग में, फर्टिलाइज़र्स में हमने मैंडेटरी करा है धीरे धीरे. तो वो सारी चीज़ें हैं. अब ये GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इंटरनेशनल ट्रेड में कैसे इंपॉर्टेंट है, FTA की हमने बात करी है, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस की हमने बात करी है,
बायलैटरल कोऑपरेशन, इंडिया यूरोप हाइड्रोजन ट्रेड की हमने बात करी। जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो हमारा है, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज एंड डीकार्बनाइजेशन की हमने बात करी है। क्लाइमेट में हमारे CO2 लेवल के लगातार एमिशन को कम करने की हमने बात करी डीकार्बनाइजेशन में। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की हमने बात करी। तो आप एक मीन्स का आंसर भी दे सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन इज़ द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर बट द वर्ल्ड इज़ नॉट येट रेडी फॉर इट। तो आप इसको लिख सकते हैं, इंडियाज पुश टुवर्ड ग्रीन हाइड्रोजन शोकेसेस हाउ पॉलिसी एम्बिशन मस्ट मैच मार्केट रेडीनेस एंड ग्लोबल कोऑर्डिनेशन। तो दोस्तों यही था आज हमारा बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स जो आज के न्यूज़पेपर में, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और भी 2-3 न्यूज़पेपर आर्टिकल्स से हमने ये 7 आर्टिकल्स लिए थे जो मेजर इश्यूज़ को हाईलाइट करता है। इसमें बहुत सारे माइक्रो टॉपिक्स भी हमने डिस्कस किए जिस पे हम आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस लाएंगे और डिस्कस भी करने वाले आने वाले एडिटोरियल्स में। तो मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को फॉलो करें ताकि हम ऐसे ही फ्रूटफुल कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कुछ भी समझने में तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं और हम उस चीज़ पर डेफिनेटली काम करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपके साथ कल एक कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जय हिंद, जय भारत।